अब आते हैं डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन में आता है कि आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया, लेकिन अब आप उसको जो है कैसे प्रेजेंट कर पाओगे, कैसे इसको समराइज कर पाओगे। आपने देख लिया दिल्ली में जो है आज 2000-2500 के आसपास पेशेंट पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव आए हैं, या टोटल इतने पेशेंट हैं, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट करोगे कि आपको देखते ही पता चल जाए कि दिल्ली में डेली कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, अभी क्या उनका जो है डेटा चल रहा है ना। उसको एक बार में देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डेटा को। या फिर मैंने अपनी स्टडी की है, मैंने सारे पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया, उनको एनालाइज किया कि हाँ कितना उनमें शुगर लेवल कम हुआ है, ज़्यादा है, HbA1c में क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन मैं कैसे उसे प्रेजेंट करूंगी, है ना, उसे कहा जाएगा डेटा प्रेजेंटेशन, विच इज मेनली यूज फॉर द कम्युनिकेशन मेथड, है ना। एक समराइजेशन, तो ये कहा है डेटा प्रेजेंटेशन इज अ मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज समराइज। आप समराइज कर दोगे, ऑर्गेनाइज कर दोगे उसे एक बेटर वे में, एंड कम्युनिकेटेड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स। कम्युनिकेट भी कर सकते हो आप, एक बार में दिखा सकते हो कि मैंने ये स्टडी की थी और उसमें मुझे ये रिजल्ट मिले हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे, डेटा प्रेजेंटेशन बाय द टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। ओके, तो अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है, उसको शॉर्ट समराइज करने के लिए और उसको एक सुटेबल फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। और एक बिग अमाउंट ऑफ डेटा को कैसे आप इजीली समझ सकते हो, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन में हम दो तरह से मेनली कर सकते हैं, तो टेबल्स बना के या ड्राइंग बना के। तो टेबुलेशन में आता है सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मास्टर टेबल। ड्राइंग में आता है डायग्राम्स या ग्राफ। डायग्राम हम यूज करते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा में जैसे हमारा आ गया पेन है, हमने देखा था जेंडर कितने हैं पेशेंट का, या फिर पेशेंट को जो है क्या उसका, कितने पेशेंट आपके थे जो उनका रिलीजन क्या था, है ना, वो सब आपको क्वालिटेटिव डेटा देखना है तो आप यूज करोगे डायग्राम्स को। लेकिन अगर आपको मेंशन करना है क्वांटिटेटिव डेटा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल में कितना चेंजेस आया है, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट में कितना चेंजेस आ रहा है, तब आप यूज करोगे क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो डायग्राम्स के अंदर क्या आता है, डायग्राम्स में BPPM निमोनिक है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्चर डायग्राम, मैप एंड स्पोर्ट डायग्राम। जबकि ग्राफ्स में आता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये कई बार क्वेश्चन इससे आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओगाई भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ F2 शोल मेंशन किया है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओगाई भी कहते हैं, ओजाई भी कई जगह प्रोनाउंस करते हैं। देन है स्कैटर डायग्राम, ठीक है। तो ये F2 शोल करके इसका निमोनिक है, इससे थोड़ा ध्यान देना। अब इसके बाद देखोगे सिंपल टेबल। सिंपल टेबल में जब आपकी ऑब्जर्वेशन फिक्स है और बहुत बड़ी जो है फ्रीक्वेंसीज नहीं है, कम ही है, जैसे कि जिसमें एक या दो चीज़ों पे को एट्रीब्यूट्स को काम करना है। जैसे कि हमें देखना है कि इन 3 स्टेट में कितने पेशेंट जो है प्रेवलेंस है कोविड-19 की, कितना प्रेवलेंस है, तो आप सिंपल टेबल के थ्रू दिखा दोगे। या फिर आपको बताने हैं कि जो है हर बैच में कितने MD स्कॉलर हैं, तो आप बता दोगे फर्स्ट ईयर में इतने हैं, सेकंड ईयर में इतने हैं, थर्ड ईयर में इतने हैं। आपको कुछ एट्रीब्यूट्स पे ही देखना है कितने नंबर ऑफ MD स्कॉलर, तो वी कैन यूज सिंपल टेबल फॉर दैट, है ना। देन इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में जिसमें आपको एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे काम करना है। एक से ज्यादा मतलब कि आपको देखना है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितने जो है MD स्कॉलर हैं, उन MD स्कॉलर्स में भी हर ईयर के कितने MD स्कॉलर हैं, अलग अलग देखना है। या फिर उसमें जेंडर वाइज आपको देखना है कितने मेल है कितनी फीमेल है। अगर आपको एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे काम करना है तो यू कैन यूज कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि अब ये जो थे दिल्ली, हरियाणा, इन 3 स्टेट में प्रेवलेंस ऑफ कोविड पॉजिटिव में डिफरेंशिएट कर दिया इन बिटवीन मेल एंड फीमेल और जेंडर बेसिस पे, तो हमने यूज की कॉम्प्लेक्स टेबल। देन इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसमें हम एक देखते हैं कि जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वैल्यूज, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कब यूज करोगे, जब आपका डेटा लार्ज है, अनग्रुप है, एक फिक्स ग्रुपिज्म नहीं हुआ है उनका, और उसको आपको छोटे एक नंबर के लिए जो है प्रेजेंट करना चाह रहे हो, आप उसको इजीली दिखाना चाह रहे हो, तब हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये भी 2 टाइप की होती है ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा यहाँ इतना डिटेल में नहीं बनता। ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं, जैसे देखो अनग्रुप डेटा में यहाँ बता दे कि कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स कितने कितने बने हैं। तो इस तरह से कुछ टैली मार्क्स के थ्रू भी जो है अनग्रुप डेटा को यहाँ मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पे क्या अनग्रुप्ड है, यहाँ बता दे 12 नंबर कितने बच्चों के आए, 15 नंबर कितने बच्चों के आए, दीज आर अनग्रुप डेटा। लेकिन ग्रुप डेटा में क्या है, हमने देखा कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के जो है स्कोर किया है, या 20 से 30 में कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन शो विद द frequency distribution for group and data.
तो इसमें हमने क्या यूज किया है, क्लास इंटरवल यूज किया। क्लास इंटरवल से देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, आपने सीधा उसको स्मॉल कैटेगरी में दिखा सकते हो। तो ये क्लास इंटरवल होता है, जिसे ऊपर वाले को 0 कहा जाएगा लोअर इंटरवल, और ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, दो तरह की लिमिट होती है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, और इनके डिफरेंस को कहा जाता है रेंज, है ना। जैसे इन सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 10-10 का, तो 10 को कहा जाएगा रेंज। 10 क्या है, लोअर लिमिट, 20 है अपर लिमिट। इजी। नेक्स्ट आते हैं मास्टर टेबल। मास्टर टेबल में आपको बहुत सारी जो है कोई वो दिखानी है, डिटेल एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, कई सारी फ्रिक्वेंसीज पे काम करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा ओपीडी रजिस्टर आप इंटर्नशिप में फिल करते हो, उसमें आपको पेशेंट का नाम भी भरना होता है, नेम भी भरना होता है, एज क्या है, जेंडर क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करना है ना। तो एक ग्रैंड टेबल हम जिसके लिए बनाते हैं उसे कहा जाएगा ग्रैंड रिकॉर्ड है। सीरियली आपको इसको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं मास्टर टेबल। मास्टर टेबल इस काइंड ऑफ परमानेंट डेटा होता है, जिसमें आप यूजुअली चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने रिकॉर्डिंग कर ली है पेशेंट की, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेम पेशेंट का कल बदल नहीं जाएगा, जेंडर, एज, हाइट, वेट उतना नहीं बदल जाएगा। वेट में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, है ना, उतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता। तो इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट काइंड ऑफ डेटा जिसमें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं आता। तो ये ग्रैंड टेबल को हम यूज करते हैं मास्टर टेबल्स में। तो इसमें एड्रेस, ये सब की इंफॉर्मेशन सब आता है, जो सेंसस में हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखोगे डेटा प्रेजेंटेशन किस टाइप से कर रहे हैं। तो मैंने कहा था मेजरली एक तो हमने टैबुलर फॉर्म में किया, फिर दूसरे काइंड ऑफ डेटा को हमने कर रहे हैं ड्राइंग्स में या ग्राफ्स में। ड्राइंग के लिए हमने कहा था जो अगर डेटा हमारा क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव डेटा को, तो द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ग्राफ्स और डायग्राम्स के थ्रू कर रहे हैं तो हम उसे कहा जाएगा ड्राइंग। क्वालिटेटिव डेटा के लिए किया जाता है। और एक बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड आपने जैसे अभी ड्राइंग बनाई होगी, आप एक बार में देख के उसे ना जो है क्विकली एसेस कर सकते हो। आपने एक बार में देखा कि हाँ पेशेंट का कितने जो है चेंजेस आए हैं, या कितना उसमें जो चेंज रहा है इंटरवेंशन के बाद या पहले, मतलब एक क्विक आई रीडिंग के लिए आपके लिए बेस्ट मेथड होता है ड्राइंग। और ये जो है रिटेन करने के लिए भी, माइंड में आपको रिटेन रहे उसके लिए भी जो है बेटर रहता है। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करते हैं, सबसे पहला है बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स। ये बार्स हम यूज करते हैं, दो तरह की लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक उसकी पर्टिकुलर सभी जितने बार आप यूज करोगे उनकी फिक्स जो है विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहती है, उनकी विड्थ रहती है, उनकी विड्थ को आप देखोगे। और जो इसका जो है ये कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को शो करेगी। एक तो इजी होता है इसको बनाना, बार डायग्राम को इजी टू प्रेजेंट है। रेक्टेंगल टाइप के जो है रेक्टेंगल शेप के होते हैं बार, और इन सब की इक्वल वो होनी चाहिए विड्थ। ऐसा नहीं है कि इसकी इतनी है, इसकी 2 सेंटीमीटर है तो अगले की आपने 1 सेंटीमीटर शो कर दी। इक्वल विड्थ होनी चाहिए, रेक्टेंगल होते हैं। और किसी सिंगल एट्रीब्यूट को आपको बताना है तो आप बार डायग्राम का, सिंपल बार डायग्राम का यूज करोगे। मतलब आपको सिर्फ बताना है ब्लड टाइप कितना है, तो आप बार डायग्राम को यूज कर लो। जैसे आपके पास अगर जितने भी पेशेंट आए हैं उसमें ए ब्लड ग्रुप कितनों का था, तो इससे आपको देख के पता चल जा रहा है कि हाँ ए था 60 का, बी था 15 का। ऐसे आपको देख के एक बार में क्विक आई रीडिंग कर ले रहे हो। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, बार्स को आप वर्टिकली भी दिखा सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हो, दोनों फॉर्म में आप बार को दिखा सकते हो। कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम में क्या है, जिसमें आपको एक से ज्यादा सेट ऑफ वेरिएबल्स दिखाना है। एक से ज्यादा सेट ऑफ वेरिएबल्स दिखाना है तब आप यूज करोगे कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम। जैसे कि आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग तो दिखानी है, लेकिन उसके साथ साथ मेल और फीमेल का भी रेशो दिखाना है, या फिर आपको RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी दिखाना है। तो जब आप एक से ज्यादा सेट ऑफ वेरिएबल को दिखाना चाह रहे हो, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तब हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम। इजी। फिर आता है प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। इसमें क्या है, ये आपको कंपैरिजन के लिए आप यूज कर सकते हो। उसी सेम आपने बार में डिवीजन कर दिया। जैसे आपको देखना है कि इसी ब्लड ग्रुपिंग में कितनी मेल और फीमेल है, उन 50 में से ही कितनी मेल है फीमेल है, उसको आपने अलग अलग कलर से शो कर दिया। तो ये क्या हुआ, प्रोपोर्शनल, कि एक का आपने पोर्शन अलग अलग मेंशन कर दिया कि एक क्लास में जो है 100 बच्चे हैं तो उसमें से कितने फीमेल है कितने मेल है, उनको एक प्रोपोर्शन में आपने सिग्निफाई कर दिया। तो उसे कहा जाएगा प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। ठीक है, जिसे आप एक ही वर्टिकल उसको बार को आप 2 पार्ट में, उससे ज्यादा पार्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। और इसमें हर पार्ट एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ग्रीन कलर फीमेल्स को शो कर रहा है, रेड कलर मेल्स को शो कर रहा है, तो पर्टिकुलर जो है ये उस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखोगे इसके बाद पाई चार्ट।
पाई डायग्राम या पाई चार्ट, जिसमें आप सर्कल में जो है अलग अलग आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, डेटा है, उसको एक सर्कल की फॉर्म में शो कर देते हो, उसे कहा जाएगा पाई चार्टिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राफ जिसमें आप शो कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको कहा जाएगा पाई चार्ट। और जिसमें जो इसकी डिग्री होगी, ये डिग्री डिनोट करती है कितनी फ्रीक्वेंसी है या सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ दैट सेक्टर, है ना, उसके थ्रू आप इसे क्वांटिफाई मतलब एसेस करते हो। स्लाइस ऑफ पाई शो द रिलेटिव साइज ऑफ डेटा। एक स्लाइस से आपको पता चल जा रहा है कि वो डेटा कितना है। जैसे ये मैंने अपनी प्रीवियस स्टडी से लिया कि जो मेरे डायबिटिक के पेशेंट थे उसमें कितना रिलीजन वाइज डिफरेंट कितने % पेशेंट थे। तो हिंदू पेशेंट हमारे 18 थे, मुस्लिम पेशेंट हमारे 1 थे, सिख पेशेंट 1 थे। तो उसको मैंने ग्राफ में दिखा दिया कि टोटल जो अगर हम 100% लेते हैं तो उसमें से 5% ही हमारे जो है मुस्लिम पेशेंट थे, 5% ही सिख पेशेंट थे, बाकी जो है हमारा वो % बने हैं बाय हिंदू पीपल, है ना, हिंदू जो थे। तो ये हमारा हमने एक बार में उसको जो है शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल डायग्राम और पाई डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखोगे इसके बाद पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम का मतलब पिक्चर डायग्राम। पिक्टोग्राम नाम में ही छुपा है पिक्चर डायग्राम, जिसमें एक आइकन के थ्रू आप जो है उसको बताते हो। अगर आपको बताना है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 100 है ना, आप एक एक को बताओगे नहीं कि इसका जो है 1 2 3 4 5 6 7 100, 1 2 3 4 5 6 50। आप क्या करोगे, उनको जो है एक पर्टिकुलर साइन बता सकते हो जो ज्यादा अमाउंट को शो कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करते हैं, आइकन्स यूज करते हैं या इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर जो एक सेम साइज को प्रेजेंट करेगी। जैसे हमारी यहाँ पे जो है एक इमोजी जो है 3 चिल्ड्रन को प्रेजेंट कर रही है, तो हम बता सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि बस से जो है ट्रांसपोर्ट जो है ट्रैवल करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो बस के थ्रू अगर यहाँ पे हमने बताई हैं 1 2 3 4 5 6 7 इमोजी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 21 बच्चे हैं बस से ट्रेवल करते हैं। कार में 4 बताइए तो मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं जो कार से ट्रेवल करते हैं। इजी है और एक इंटरेस्टिंग बना देता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है डेटा के लिए। नेक्स्ट आता है मैप डायग्राम, जिसमें आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहते हो। जैसे कोविड में आपने बहुत देखा होगा कि इंडिया के कौन से रीजन में जो है कितना कोविड ज़्यादा, कितना फ्रिक्वेंट अभी फैल रहा है, प्रेवलेंस कितना है, तो वो आप ऐसे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो। जैसे फ्लड कहाँ आ रही है या फिर कहाँ पे भी बारिश ज़्यादा है, तो आपने टीवी न्यूज़ में देखा होगा क्या किसके थ्रू शो करते हैं मोस्टली टीवी एंकर, थ्रू द दिस मैप डायग्राम। ठीक है, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है ज्योग्राफिकल, यू कैन यूज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैप डायग्राम। अब आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। क्वांटिटेटिव डेटा में हमारा आ जाएगा F2 शोल निमोनिक हमने देखा था, तो हिस्टोग्राम सबसे पहले बताया है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के उसको ग्राफ के थ्रू आप बता रहे हो, तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और इसको एरिया डायग्राम का भी टाइप है। अब हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम होता है सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बार, एक से जुड़े हुए कई सारे बार, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए सीरीज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बार को कहा जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आइदर वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी। और एक्स एक्सिस होती है जो इसको कहा जाएगा एब्सिस का, और जो है वाई एक्सिस को कहा जाता है ऑर्डिनेट। ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, इसको ऑर्डिनेट और इसको एब्सिका कहा जाता है। देन इसमें जो आपका पर्टिकुलर ये एरिया है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। जैसे हम बता रहे कितने एज के हमारे पास जो है डेटा में बच्चे थे, लोग थे, तो अगर अंडर 5 हमने देखा है तो 5 साल तक के एक हैं, फिर 5 से 10 साल तक के कितने हैं, तो उनको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। और जो एरिया ऑफ ईच ब्लॉक है वो रेक्टेंगल वेरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, ये फ्रीक्वेंसी के साथ आपका वेरी करेगा, उतना ही उसकी हाइट दिखा सकते हैं। तो ये आपका होता है हिस्टोग्राम, जिसमें आप एक कॉन्जिक्यूटिव बार्स के थ्रू अपना जो है डेटा प्रेजेंट कर रहे हो। देन इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ध्यान देना, अ ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग लाइन टू यूजिंग लाइन टू जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच बार इन हिस्टोग्राम। आपने क्या किया, हर जो है आपका बार था हिस्टोग्राम को, उसके मिड पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। तो ये आप देख रहे हो पॉलीगन की शेप लिया है। पॉलीगन क्या होता है, ए फिगर विद मल्टीपल एंगल, है ना, मैनी एंगल वाली फिगर को पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन मल्टीपल एंगल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एरिया डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आपने बनाया है एक हिस्टोग्राम के ऊपर ही। तो अभी लास्ट ईयर से क्वेश्चन द्रव्य गुण में बना है, क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन,
लेकिन क्या पता रिसर्च से भी बन जाए। तो इसको देख के ही पहचाना जहाँ पॉलीगन बना हुआ है इस तरह का, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और उसमें बस आपने क्या किया, मिड पॉइंट को जोड़ दिया है, और इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ डेटा हमारा मूव कर रहा है ना। उसमें क्या है, हिस्टोग्राम में एक ग्रुप की जो है फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम और भी मल्टीपल दिखा सकते हैं, उसको हम आगे लाइन के थ्रू देखेंगे, है ना। कंपेयर करने के लिए हमारे लिए अच्छा रहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कि डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप इसमें इजीली देख सकते हो, बढ़ते हुए, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर सडन डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट इसका देखेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है, जब आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी कर्व में भी आपने मिड पॉइंट ही जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा है कि आपको देखना है, बिल्कुल हर छोटे छोटे इंटरवल पे उसको मेजर करना है। एज दिखाई है कि 10 साल तक के कितने हैं, 20 में कितने हैं, 30 में कितने हैं, 40 में कितने हैं। तो आपकी जो है ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है, आपको 80 साल तक देखना है हर 10-10 के इंटरवल पे। तो यहाँ पे जब आप उसके मिड पॉइंट को जोड़ते हो तो वो एक कर्व की शेप ले लेता है। यहाँ पे तो पॉलीगन है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व में उसने कर्व की शेप ले ली है। उसका जो एंगुलेशन है वो घटता जाता है, स्मूथ होता जाता है, और वो एक कर्व की शेप ले लेता है, तो उसे कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व में भी आप क्या करते हो, इसी फ्रीक्वेंसी कर्व को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके 2-3 डेटा को एक साथ प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं कि दिल्ली में कितने कोविड केसेस हैं, या कितना जो है, या फिर वैक्सीनेशन कितना हुआ है अब तक पेशेंट को। तो आप देखोगे वो एक कर्व की शेप लिया हुआ है, क्योंकि अब बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन हो रहा है या केसेस आ रहे हैं, तो एक कर्व की शेप ले लेता है ना, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो चुकी हैं। अगर आपको एक बार में ही 2-3 चीजें दिखानी है कि कितने जो है लोगों को कोविड हुआ है, उसके साथ कितने लोग हैं जो सिर्फ फीवर के आ रहे हैं, जनरल फीवर अदर देन, तो उसको हम एक साथ 2 कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी कर्व सही रहता है। नेक्स्ट आते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या है, प्लॉटिंग, जस्ट उस लाइन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। प्लॉटिंग डेटा पॉइंट ऑन अ लाइन, एक लाइन के थ्रू ही हम बस दिखा रहे हैं। इट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्रेजेंटिंग वेरिएशन बाय लाइन। यहाँ से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बार को हटा दिया, बार्स को हटा के क्या बना, लाइन चार्ट बचा है। तो जैसे कि आप देखते हो शेयर मार्केट में देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है उसके शेयर्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना, या कितने नंबर ऑफ पेशेंट किसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, वो कम हुए, ज्यादा हुए, तो उनको आप लाइन के थ्रू दिखा सकते हो। तो इससे क्या है, लाइन चार्ट क्या है पर्टिकुलरली, इट शो द ट्रेंड ऑफ डेटा। ट्रेंड ऑफ डेटा को शो करता है अकरिंग ओवर अ पीरियड, एक पीरियड में जो है कितना वो ट्रेंड ऑफ डाटा हुआ, कितने जो है शेयर घटा या बढ़ा है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट घटे हैं या बढ़े हैं, उसको आप शो कर सकते हो लाइन चार्ट के थ्रू, जो टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, एक दिन में भी, महीनों में भी, साल में वेरी कर सकता है, घटा है, बढ़ा है। तो दिस इज लाइन चार्ट ओनली। ठीक है, लाइन चार्ट का भी यही फायदा है, आप एक बार में 2-3 चीजें दिखा सकते हो, है ना। आप बताना चाहते हो मेल कितने आए हैं हॉस्पिटल में, या फीमेल पेशेंट कितनी आई हैं हॉस्पिटल में, तो 2 लाइन एक साथ बना दी, तो आपको बहुत इजीली दिखाई दे जाएगा एक ही ग्राफ के ऊपर कि मेल पेशेंट कितनी जो है, मेल पेशेंट कितने यहाँ पे घट बढ़ रहे हैं, या फीमेल पेशेंट कितने घट बढ़ रहे हैं, है ना, या एज के अकॉर्डिंग भी आप दिखा सकते हो। तो एक ही बार में आप 2-3 चीजें जो है लाइन के थ्रू दिखा सकते हो, लाइन चार्ट के थ्रू। अब नेक्स्ट है ओगाई। तो ये याद रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम का ही दूसरा नाम है ओगाई। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव से आप क्या समझते हो, किसी चीज को बढ़ता हुआ या इकट्ठा होता हुआ या संचित होता हुआ जुड़ने वाला इज नोन एज क्यूमुलेटिव। तो अब बढ़ता हुआ या इकट्ठा होने वाला क्या है, हो सकता है आपकी सेविंग है, आपकी सेविंग दिन भर आप जो है हर महीने आपने कुछ अपना अमाउंट सेव किया, कि हर महीना आपने सोचा है 10-10 हजार मुझे सेव करना है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन आपने जो है 3,000 सेव किया, अगली बार महीने आपने 6,000 और सेव कर लिया, फिर 2,000 कर पाए, फिर 3,000 कर पाए, वो धीरे धीरे क्या अमाउंट बढ़ता रहेगा। जब आपका 2,000 था, उसमें 4,000 मिला तो 6,000 बन जाएगा, उसमें फिर आपका 1,000 और आपका सेविंग मिला तो 7,000 हो जाएगा, है ना। उसमें से आप निकाल नहीं रहे हो, बस उसमें क्या वो बढ़ता हुआ क्रम है, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल प्रीवियस ऑब्जर्वेशन अप टू द करंट पॉइंट। अब तक कितने पेशेंट हैं, ठीक है, अप टू द करंट पॉइंट में हमारा आता है, जैसे टोटल अब तक कितने इंडिया में कोविड के पेशेंट है, तो वो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देगा कि हाँ कितने, वो देख रहे हो टोटल अब तक कितने जो है कोविड के केस पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो नेगेटिव हुए या आगे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो कितने पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो हो सकता है वो संख्या जो है 10 से शुरू हुई हो, फिर 20 गई, फिर 100 गई, फिर 1000 गई, फिर करोड़ गई, लेकिन वो क्यूमुलेटिव होते गए, वो लोगों का नंबर जो है एड ऑन होता रहा। तो उस एड ऑन को ही हम यूज कर रहे हैं एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या ओगाई।
ठीक है, क्लियर है। तो लेस या देन या और मोर देन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब एक और देखते हैं स्कैटर डायग्राम। ये भी स्कोर टूल ऑफ एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप दिखानी है तो हम यूज करते हैं स्कैटर डायग्राम। तो इसके हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ कोरिलेशन पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कोरिलेशन कैसा है दो वेरिएबल का। अगर हमें देखना है कि उम्र के साथ हाइट और वेट में क्या चेंजेस आते हैं, तो जब आपने बहुत सारी आपकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, कई पेशेंट आए, उनका आपने देखा कि हाँ हाइट यहाँ पे, अगर आप हाइट को आपने एक्स एक्सिस पे रखा, वेट को वाई एक्सिस पे, तो आपने टिक कर दिया। फिर ज्यादा उम्र का पेशेंट है, उसका यहाँ पे बना है, तो आपने पॉइंट पॉइंट करके उनको शो कर दिया। जितने आपके पास पेशेंट आए उन सबका आपने पॉइंट पॉइंट करके वो पॉइंट मेंशन कर दिया कि हाइट इतनी है, वेट इतना, इस जगह पे मेंशन कर दिया, है ना। तो वो अगर वो बढ़ता हुआ क्रम है तो आप बता सकते हो कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे पेशेंट का हाइट भी बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पेशेंट का वेट भी बढ़ता है ना। तो ये क्या है, एक रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन हाइट एंड वेट। ठीक है, या फिर आप बता सकते हो पेशेंट का आईक्यू और स्कोर, कि जैसे जैसे उसका जो है आईक्यू जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर भी बढ़ रहा है। या फिर उसकी मेहनत, एक स्मार्ट स्टडी और जो है स्टडी के साथ उसके कितना स्कोर बढ़ रहा है, तो वो दोनों क्या है रिलेशन आप बता पाओगे कि स्मार्ट स्टडी के साथ स्कोर कम होता है या बढ़ता है, तो वो आप इसके थ्रू शो कर सकते हो। फिर दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन, जैसे आपको देखना है कि पेशेंट ने जैसे जैसे एक्सरसाइज करनी शुरू की उसका वेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये है अगर आप शो कर रहे हो टाइमिंग से, और अगर आप यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहे हो और यहाँ पे आप शो कर रहे हो उसका वेट, है ना। तो पहले पेशेंट का वेट इतना था, फिर उसने और ज्यादा, जो ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका वेट इतना है, जो और ज्यादा देर तक कर रहे हैं तो इतना है। अगर आपने अलग अलग पॉइंट पे उनको मेंशन कर दिया तो एक दिन आपको पता चलेगा कि हाँ जैसे जैसे वो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है वैसे वैसे वेट कम हो रहा है ना। ऐसे हो सकता है। या फिर जैसे जैसे जो है व्यायाम कर रहे हैं तो कफ दोष कम हो रहा है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन, कि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कितना है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है या फिर क्या चेंजेस है। एक है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में आप कहीं जैसे बताना चाहते हो कि कितनी एक दिन में चाय पीने से आपके मार्क्स पे क्या असर पड़ता है। तो एक दिन आपने 1 नंबर चाय पी तो उसमें आपके स्कोर जो है अगले दिन पेपर में कुछ जो भी आए हैं वो आपने पॉइंट से बता दिया। अगली बार आपने 4 बार चाय पी तब आपके जो है इतने स्कोर बने हैं। तो वो आपके क्या है, सारे पॉइंट अगर स्कैटर्ड हो गए हैं, टोटली फैल गए हैं, कि कोई फर्क पता नहीं चल रहा है कि वो या बढ़ते हुए हैं घटते हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि कोई कोरिलेशन नहीं है कि जितनी आपने चाय पी है और उसका स्कोर से, है ना। या फिर अगर दूसरा हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट की हाइट और उसके एग्जाम स्कोर में क्या फर्क है, क्या कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो वो आप ऐसे डॉट डॉट बता सकते हो अलग अलग पेशेंट का, और उसको आप फिर देखोगे एक बार में तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए स्कैटर्ड है टोटली। ठीक है, ये हुआ स्कैटर डायग्राम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे करते हैं, हम कल पढ़े। तो आज के लिए आप इतना कवर करो। देखो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर की है, और आपका भी मेजर 2 ही पोर्शन बचे हैं, रिसर्च और संस्कृत। बाकी जो है भैषज्य रत्नावली में एक दिन साथ में मैं कवर करा दूंगी, उसके 2-3 पेज हम कवर करेंगे फ्रॉम आयुर्वेद संग्रह बाय गोविंद पारिक सर, है ना। ओके, अभी पढ़ाई करते रहो अच्छे से। बाकी मैंने कहा है अभी सभी को कि 15-15 दिन का आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है, पूरा शेड्यूल, और पूरा जो है अपनी कोशिश करो कि 15 दिन में आपका होल सिलेबस रिवाइज हो जाए। होल सिलेबस को आपको टोटली कवर करना है, और उसमें भी आपको जो है क्वांटिटेटिव नहीं करना, क्वालिटेटिव स्टडी होनी चाहिए। जो आप आज पढ़ रहे हो ये मत सोचो अगली बार जो 15 दिन का शेड्यूल होगा उसमें मैं देख लूंगा, नहीं। अगर आज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आज आप निदान स्थान पढ़ रहे हो, तो अगर निदान स्थान में से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन बना एग्जाम में तो आपको आना ही चाहिए, आपको वो याद ही आना चाहिए, है ना। कुछ भी चीज रिवीजन के ऊपर मत छोड़ना कि अगली बार पेपर में जाने से पहले देख लूंगा या अगले महीने देख लूंगा, नहीं, आज ही आपको फाइनलाइज करना है। बाकी मैंने शेड्यूल सबको बताया है कि जैसे 15 दिन का बनाओगे तो जैसे मॉर्निंग में उठ के आपको जो है थोड़ा सा अपना पारिक वाला पोर्शन आपने रिवाइज कर लिया, पारिक के 5-5 पेज पढ़ लिए, फिर आपने चरक संहिता को 3 से 4 घंटे दिए, दिन में थोड़ा सा खाना खाने के बाद क्वेश्चन आंसर लगाएं, क्वेश्चन पेपर कम से कम 2 से 3 लगाओ। प्रीवियस ईयर का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपका गलत हो जाए या आपने नहीं देखा हो, ठीक है। फिर इवनिंग में आपने क्लास का कवर कर लिया, शाम को आपने थोड़ा, या आपने डे टाइम में क्वेश्चन के बाद आपने 1 से 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को दिए, रात को आपने 3 से 4 घंटे अगेन शुश्रुत को दिए। तो ऐसा अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करो। और उसमें भी मैंने कहा जैसे कि सूत्र स्थान 3 दिन में कवर हो रहा है, फिर निदान स्थान 1 दिन में, विमान स्थान 1 दिन में,
ऐसा अपना 15 दिन का बना लो। लेकिन अभी सभी इस चीज़ को फॉलो करो। आपका एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग वही मान के चलो। और तब तक इस मंथ आपको 2 बार रिवीजन करनी है अगस्त में, यही आपका टारगेट है। और मुझे बताते रहो, मुझे एटलीस्ट टेक्स्ट कर दो कि मैम मैंने अपना शेड्यूल बनाया था, या फोटो भेज दो कि मैम ये मेरा शेड्यूल था और मैं इसे फॉलो कर पा रहा हूँ, कर पा नहीं रही हूँ, जो भी हो एटलीस्ट मुझसे डिस्कस करो, कांटेक्ट में रहो, मुझे बताओ, है ना। ओके, होपिंग फॉर द बेस्ट। और पढ़ाई करना है, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ओके, ऑल द बेस्ट।